नमस्कार। कक्षा 7 के पहले पाठ के हमने अब तक 2 वीडियो बना चुके हैं। ये तीसरा वीडियो जो पहले पाठ के पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उससे संबंधित रहेगा। पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उन प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाए, उन प्रश्नों के संभावित उत्तर क्या हो सकता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पाठ्य पुस्तक का पहला ही प्रश्न है हमारे कविता से लिया गया है। इसमें है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। सभी तरह की सुख सुविधाएं पाकर के भी, यानी कि पिंजरे के अंदर पक्षियों को सभी तरह की सुख सुविधाएं मिलती है, लेकिन फिर भी पक्षी उस पिंजरे में क्यों नहीं रहना पसंद करते हैं, क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो इसका संभावित उत्तर, जो सटीक उत्तर है, वो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर के पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि पिंजरे का जीवन पराधीनता का जीवन है, परतंत्रता का जीवन है, गुलामी का जीवन है। वहाँ पर उन्हें आज़ादी नहीं है, वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। वो इधर उधर यहाँ वहाँ उड़ नहीं सकते, कूद नहीं सकते, फुदकना, आसमान की ऊंचाइयों को नापना, अपनी पसंद से अलग अलग ऋतुओं के फल खाना, दाने चुगना, बहता पानी पीना, जो सभी पक्षियों के स्वाभाविक कार्य हैं, वो सब के सब कार्य उस पिंजरे में संभव नहीं है। यही कारण है कि इस तरह की सुख सुविधाएं, पिंजरे की सभी सुख सुविधाएं शान शौकत के बाद भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता है। यह इसका उत्तर है। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, पक्षी उन्मुक्त रहकर क्षितिज की सीमा तक जाना चाहते हैं। पाठ के अंदर हमारे ये आया था, तो उसकी ओर वापस मैं आपको ले चलता हूँ कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ से उत्तर निकालेंगे हम, और पक्षी हम उत्तर में लिखेंगे पक्षी उन्मुक्त रह करके, स्वतंत्र रह के क्षितिज की सीमा तक जाना चाहता है। वह पेड़ों की ऊंची फुनगी पर बैठकर पंखों के झूले झूलना चाहता है। वह बहता पानी पीना चाहता है, कड़वी नींबोरी चाहता है। पक्षी अपनी चोंच से आकाश के तारे रूपी अनार के दाने चुगकर अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। इस तरह का उत्तर जो है हम इस प्रश्न के उत्तर में दे सकते हैं। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है भाव स्पष्ट करना है, भावार्थ लिखना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। जो हमने पढ़ा था उस व्याख्या का वीडियो वापस दे करके इसका प्रश्न निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। अब उत्तर लिखने का जो शैली है वो इस तरह से रहेगी। प्रस्तुत पंक्तियाँ, ये जो ऊपर पंक्तियाँ या पंक्ति या एक पंक्ति है तो ये पंक्ति, दो या तीन चार पंक्तियाँ हैं तो लिखोगे पंक्तियाँ। प्रस्तुत पंक्तियों में, अब आगे लिखना है कि क्या कहा गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में पक्षी स्वतंत्र रह करके क्षितिज की सीमा तक उड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है कि उड़ते उड़ते या तो वह क्षितिज की सीमा तक पहुंच जाएगा, या तो उसका मिलन हो जाएगा कहाँ, क्षितिज से, या तंती सांसों की डोरी, या अपने प्राण त्याग देगा। यही इसका भावार्थ है कि पक्षी ये कहना चाह रहा है कि उड़ते उड़ते या तो वह क्षितिज से मिलन कर लेगा, उस क्षितिज की सीमा तक पहुंच जाएगा, या अपने प्राण त्याग देगा। यही इसका भावार्थ है। पक्षी के इस कथन का से उसके उड़ने के प्रति लगाव का पता चलता है। अपने उड़ने के प्रति उसका कितना प्रेम है, कितना वो पसंद करता है उड़ना, इसके बारे में इस पंक्ति से पता चलता है। ये 3 प्रश्न थे जो कविता से लिए गए थे। अब कविता से आगे, यानी कि इस कविता के माध्यम से हम आगे प्रश्न पूछे गए हैं कल्पनात्मक, जिसमें हमें पूछा गया है कि बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोग पक्षियों को पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखने हैं। हमारे विचार से पक्षियों को पालना कहाँ तक उचित है।
दूसरा प्रश्न इसी में से पूछा गया, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। ये एक प्रश्न के अंदर दो भाग करके दो प्रश्न पूछे गए हैं कि पहला प्रश्न ये है कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखने, उचित है तो क्यों उचित है, नहीं है तो क्यों उचित नहीं है, इसके बारे में अपने विचार लिखने हैं। अगर आप उचित मानते हैं तो आपको अपना उदाहरण प्रस्तुत करना होगा कि आप उचित क्यों मानते हैं। अगर आप मानते हैं कि पक्षियों को पालना उचित नहीं है, सही नहीं है, तो क्यों सही नहीं है तर्क देना पड़ेगा। तो हमारे विचार से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। जहाँ तक एक संवेदनशील मानव का एक कृत्य होता है या संवेदनशीलता से हम सोचें तो पक्षियों को पालना कहीं पर भी उचित नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है, ठीक उसी प्रकार पक्षियों को भी अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। ये मेरा जो कथन है उसका मैं तर्क दे रहा हूँ कि जिस प्रकार हमें अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है, पसंद होती है, हम स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जीव जो इस संसार में विचरण करता है वो भी आज़ादी चाहता है। तो यकीनन पक्षियों को भी अपनी आज़ादी उतनी ही प्यारी होगी जितनी हमें है। ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं, क्यों? क्योंकि वो उड़ सके, और हम पालेंगे तो वो उड़ नहीं सकते। तो ईश्वर ने उन्हें पंख इसलिए दिए हैं क्योंकि वो उड़ सके। अगर हमने पिंजरे में बंद कर दिया तो उड़ नहीं सकेंगे। यदि हम उन्हें पिंजरे में रखकर पालते हैं तो उनकी आज़ादी और उड़ान में विघ्न पैदा होगा, बाधा उत्पन्न होगी जो उसकी मूल कृतियों में के खिलाफ है। उनकी इच्छाओं तथा अरमानों पर ग्रहण लग जाता है। उनकी प्रकृति प्रदत्त आज़ादी, प्रकृति के द्वारा, ईश्वर द्वारा दी गई उनकी आज़ादी समाप्त हो जाती है। इसीलिए पक्षियों को कभी नहीं पालना चाहिए। कहीं पर भी पक्षियों को पालना उचित नहीं ठहरता। पहला प्रश्न जितना मैंने बोला है ये लिख सकते हो, इसका कुछ अंश लिख सकते हो, अपनी ओर से भी कुछ जोड़ करके इसमें और आप लिख सकते हो, जिससे उत्तर आपका और ज़्यादा सटीक और अच्छा लगे। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया, क्या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? ये जो प्रश्न है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? तो पाला है तो उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। या आपने देखी है किस प्रकार की गई है तो लिखिए। तो इसके बारे में आप अपने किसी पक्षी आसपास में कोई पक्षी पालता है तो उसके अनुभव आप शेयर कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। सबसे इसका उत्तर कुछ भी हो सकता है। आप अपने विचार लिखने हैं या उस पड़ोसी ने पाला है या आपने खुद ने पाला है तो कैसे पाला, उसकी देखरेख कैसे की, उसके बारे में लिखना है। सबसे बड़ी बात है, आप जो भी लिखते हो वो शुद्ध होना चाहिए, व्याकरणिक दृष्टि से बिल्कुल सटीक होना चाहिए, और उसमें शाब्दिक शुद्धि का ध्यान रखना है और व्याकरणिक शुद्धि का भी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि मैंने एक तोता पाला था। वो मेरे परिवार के एक सदस्य के रूप में हो गया था। मैं उसकी खूब अच्छी तरह से देखभाल करता था। रोज़ाना उसके पिंजरे की साफ़ सफाई करनी, उसके जो खाने की कटोरी है उसको रोज़ाना साफ़ करना, उसमें पानी भरना, उसके चने दाने की कटोरी अलग होती थी, उसके अंदर रोज़ाना दूसरी कटोरी के अंदर हम उसमें उसके दाने चुगा रखते थे। वह तोता जो था उसको क्या पसंद था ये भी लिख सकते हैं। उसको टमाटर बहुत पसंद था, उसको हम फल बहुत अच्छे लगते थे तो हम उसको टमाटर खिलाते थे, फल खिलाते थे, और यहाँ तक कि तोते को सबसे ज़्यादा अच्छी लाल मिर्च होती है तो वो भी खिलाते थे। वो तोता बिल्कुल मेरा प्रिय तोता था और मुझसे वो सबसे ज़्यादा बातें करता था, और मैं भी उसके साथ बहुत देर तक खेलता रहता था और उससे बातें करता था, बतियाता था। मेरे तोता भी मेरे साथ बिल्कुल प्रेम से रहता था, मेरे साथ हंसता बोलता था, खेलता कूदता था, और मैं उसको घुमाने के लिए भी बाहर लेकर जाता था। लेकिन एक दिन, जैसा कि पक्षियों को हमें कुत्ते बिल्लियों से रखना होता है, जानवरों से बचा के रखना होता है, लेकिन एक दिन बिल्ली आई और उसको झपट गई और उसको लेकर के चली गई। हमें बहुत दुख हुआ और हमारे सभी सदस्य जो है उस दुख से दुखी थे। अगर मैं इस तोते को नहीं पालता और उसको इतना आदी नहीं बनाता
या उसकी जो क्षमताएं थी उसको उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करता तो शायद बिल्ली जो उसको नहीं पकड़ पाती। तो इस तरह का अपना अनुभव जो है वो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हो। लेकिन इसकी जो लिखने का जो शैली है वो बिल्कुल कम शब्दों में और स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए। अगला प्रश्न इसमें है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखने हैं। पक्षियों को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं तो अब उसकी आज़ादी का हनन होता ही है, लेकिन केवल मात्र आज़ादी का हनन भी नहीं होता है, हमारा पर्यावरण जो है वो भी उससे प्रभावित होता है। इसके ऊपर आपको 10 पंक्तियों में एक लेखात्मक रूप से बात लिखनी है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है या बिल्कुल सही है कि ईश्वर ने हर जीव को अपनी कुछ विशेषताएं दी है। हर जीव का इस पर्यावरण के अंदर, इस प्रकृति के अंदर कुछ न कुछ कार्य होता है, कुछ न कुछ उसके कार्य से इस प्रकृति का संतुलन बना रहता है। तो अगर हम उसको पालेंगे या उसको पिंजरे में बंद कर देंगे तो इस प्रकार से उस प्रकृति के कार्य में या प्रकृति के क्रियाकलाप में कुछ विघ्न पैदा होगा और उस जीव की आज़ादी का भी हनन तो होना ही है। पक्षियों को प्रकृति में उड़ने के लिए पंख दिए हैं, यदि उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उनकी आज़ादी और स्वाभाविकता का भी हनन हो जाता है। पिंजरे में बंद होने से पक्षी की उड़ने की जो आज़ादी है वो समाप्त होती ही होती है, साथ ही पर्यावरण संतुलन पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। पक्षी बहुत से कीट पतंगों को खा करके पर्यावरण में उनका संतुलन बनाए रखते हैं। पक्षी फलों को खाकर उनके बीजों को धरती पर बिखेरते हैं, जिससे पेड़ पौधे और इधर उधर उगने में सहायता मिलती है। अतः हमें पक्षियों को अगर पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी आज़ादी का तो हनन होता ही होता है, साथ में पर्यावरण के या प्रकृति का जो संतुलन है वो भी गड़बड़ाता है। अतः हमें पक्षियों को कभी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। अनुमान और कल्पना की जो प्रश्न है इस तरफ आपको पढ़ने के लिए है, इसको पढ़ोगे आप और आपस में वाद विवाद भी इन प्रश्नों पर आप कर सकते हो। अब चलते हैं अपने भाषा की बात की ओर। भाषा की बात में स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरणसी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखने हैं। रेखांकित पद शब्द कौन से हैं? अब रेखांकित में आपको बता दूं, इसमें दिया हुआ नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला में स्वर्ण रेखांकित है, स्वर्ण श्रृंखला में स्वर्ण रेखांकित है, यहाँ रेखांकित है जो दिया हुआ नहीं है, स्वर्ण रेखांकित है। उसके बाद में आगे जो है लाल किरणसी, उसमें लाल शब्द रेखांकित है, लाल शब्द रेखांकित है, यानी कि स्वर्ण रेखांकित है और लाल से रेखांकित है, ये 2 शब्द रेखांकित है। अभी रेखांकित शब्द जो है ये प्रश्न ये कह रहा है कि ये गुणवाचक विशेषण है। हमने विशेषण के बारे में छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि विशेषण जो है वो क्या होते हैं। कि विशेषण की मैं छोटी सा आपको परिचय दे दूं कि विशेषण जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक का मतलब वो संज्ञा या सर्वनाम या किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति वस्तु की गुण या उसकी विशेषता के बारे में बताए, गुण दोष के बारे में बताए। तो इसके अंदर हमने जैसे स्वर्ण श्रृंखला, इसमें स्वर्ण रेखांकित है, लाल किरणसी में लाल रेखांकित है, तो ये शब्द गुणवाचक है। किरण की ये विशेषता है, ये गुण है कि वो लाल रंग की है। श्रृंखला है, उसकी ये विशेषता है कि वो सोने की बनी हुई है, तो उसके गुण के बारे में पता चल रहा है। तो जहाँ पर भी गुण के बारे में पता चलता है वो गुणवाचक विशेषण है। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से ठीक पहले आते हैं श्रृंखला यानी कि कड़िया यानी कि जंजीर या जो भी जाली है वो एक संज्ञा हो गई, और उससे ठीक पहले स्वर्ण शब्द आया है, ये उसकी विशेषता होगी यानी कि विशेषण हुआ। किरण, सूर्य की किरण हो या लाइट की किरण हो, किसी भी तरह की किरण है वो एक संज्ञा हो गई, और किरण से ठीक पहले लाल शब्द लगा है तो यानी कि ये उसकी विशेषता है कि वो लाल रंग की है, पीली है, हरी है, ये उसकी विशेषता होगी। तो लाल है तो लाल उसका गुणवाचक विशेषण है। तो ठीक उसी प्रकार आपको पाठ में से आपको 3 शब्द इस तरह के गुणवाचक विशेषण के 3 शब्दों को आपको ढूंढ करके इस उत्तर में लिखना है।
जो आप खुद ढूंढोगे। दूसरा प्रश्न है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। ये जो चिन्ह लगा है इसको सामासिक चिन्ह कहा जाता है। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, समास विग्रह इसका करेंगे तो इसका होगा भूखे और प्यासे। यानी कि ये चिन्ह जो है इसमें और एक संबंधवाचक शब्द जो है वो छिपा हुआ है। अब हमें करना क्या है, इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज करके आपको लिखने हैं। ये पाठ में से आपको नहीं मिलेंगे, इस कविता में से आपको नहीं मिलेंगे। कोई है तो आप लिख लेना, नहीं तो आपको कहीं और से भी ढूंढ करके खोज करके इस तरह के बीच में सामासिक चिन्ह दिया हुआ, द्वंद्व समास का ये चिन्ह दिया हुआ, जो डैश का चिन्ह आप देख पा रहे हो, इस तरह का चिन्ह दिया हुआ आपको लिखना है। अब आप इसमें आप ये क्या, जैसे पहले जो शब्द आया था जैसे श्रवण श्रृंखला, उसमें भी ये चिन्ह है। लाल किरण सी, किरण और सी के बीच में भी चिन्ह है, लेकिन यह द्वंद्व समास नहीं है। अब आपको द्वंद्व समास का उदाहरण भी ढूंढना है, और द्वंद्व समास का उदाहरण ढूंढ लोगे तो उसमें ये चिन्ह होगा ही होगा। तो यानी कि आपको द्वंद्व समास के 10 उदाहरण ढूंढ करके लिखने हैं। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास के अंदर ऐसा समास या सामासिक पद जिसमें दोनों पद प्रधान हो। समास के अंदर शब्द को पद कहा जाता है, तो दोनों पद प्रधान, जैसे भूखा और प्यासा, भूख और प्यास दोनों समतंत्र है, दोनों की प्रधानता बराबर है। भूख एक अलग शब्द है, उसकी अपनी अलग प्रधानता है, और प्यास की भी अलग प्रधानता है, उनके बीच में आया है। जैसे भूखा और प्यासा, भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, जिसमें और शब्द आए और शब्द का लोप करके सामासिक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, ऐसे शब्दों को ढूंढना है। जैसे स्वर्ण श्रृंखला था, उनके बीच में भी इस तरह का चिन्ह था, लेकिन उसके अंदर आप जब उसका विग्रह करोगे तो स्वर्ण और श्रृंखला उसका विग्रह नहीं है। यानी कि यहाँ पर और शब्द नहीं और शब्द का लोप नहीं किया गया हो, वो आपको शब्द नहीं लेने। जहाँ और शब्द का लोप करके इस चिन्ह को दिया गया है वो शब्द आपको ढूंढने। जैसे मैं 1-2 शब्द आपको बता दूं, जैसे माता पिता, बीच में सामासिक चिन्ह होगा। दोनों द्वंद्व से माता भी प्रधान है, उतना ही पिता प्रधान है, तो यानी कि दोनों पद की प्रधानता है। जहाँ दोनों पद की प्रधानता होती है और एक संयोजक शब्द का लोप कर दिया जाता है दोनों के बीच में, वो द्वंद्व समास होता है। माता पिता, राजा रानी, सुख दुख, अमीर गरीब, तो ये मैंने 3-4 आपको बता दिए हैं। आपको कुल इस तरह के 10 शब्दों को, 10 सामासिक पदों को ढूंढ करके, इस तरह के उदाहरणों को आपको ढूंढ करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये तो हमारे थे इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे। पहला पाठ हमने पूरी तरह से पढ़ लिया था, उसकी व्याख्या कर ली थी, और उस पदों के बीच के अंदर भी हमने प्रश्न निकाल करके उनके भी उत्तर लिखे हैं। और अंत में हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को भी आज इसके बारे में भी चर्चा किया, इसके संभावित या सटीक उत्तरों के बारे में चर्चा की है। तो मैं समझता हूँ कि इस पाठ को आप पूरी तरह से, अगर ये तीनों वीडियो देख लेते हो तो पूरी तरह से आपके समझ में आ चुका होगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो रिपीट करके आप वीडियो को देखें। लेकिन जब तक हम इस किसी भी कंटेंट को पूरी तरह से हमारे ग्रहण नहीं कर लेते हम, तब तक हमें आगे बढ़ना हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि व्यर्थ ही है। तो आप इस पाठ को 1 बार 2 बार रिपीट करते हुए पढ़ोगे पूरी तरह से। अब कोविड-19 के कारण हमारे स्कूलें बंद हैं, तो जब भी स्कूलें खुलेगी, जब भी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू होगी, तो हमारे पास बहुत ही कम समय बचेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन वीडियो को अच्छी तरह से अभी सुनोगे, घर बैठे हुए अपने समय को बर्बाद नहीं करोगे। पढ़ाई में सभी सब्जेक्टों के जो वीडियो जो है वो सभी स्टाफ मेंबरों के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, सभी पढ़ा रहे हैं, तो उनको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, सुनोगे और अपना अध्ययन जारी रखोगे। धन्यवाद। शुभ दिन।